बेटा, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है वैसे? ऑल्टरनेटिंग मीन्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो पीरियोडिकली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करती हुई वेव हम लोग को शो होती है, वो क्या कहलाती है? ऑल्टरनेटिंग कहलाती है। यहाँ पे जो वेव है उसमें हम लोगों ने कंसिडर किया है एक वोल्टेज जिसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा बोल रहे हैं करंट। यहाँ पे इन दोनों के फॉर्म में हम लोग वेव को ड्रॉ करेंगे। वो वेव जो होंगी ना, वो साइनसोइडल वेव होगी। साइनसोइडल वेव का मतलब कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, अगर वेव कुछ इस तरीके से हो जहाँ पे ये टाइम की एक्सिस हो और एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट या वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? वहीं अगर हम लोग की वेव जो इस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जो पीरियोडिकली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी भी रिप्रेजेंट करते हैं। एसी के कई सारे एडवांटेज होते हैं, है ना? कि इजीली जनरेट हो जाती है। ये डीसी करंट के कंपैरिजन काफी चीप होती है। इसको हम लोग इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, है ना? और इसके कन्वर्जन वाले जो प्रोसेस हैं वो भी बहुत ईजी है। कन्वर्जन का मतलब क्या कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है एसी से डीसी में, तो अपने पास डिवाइसेस हैं, उससे बहुत कम प्राइस में इसको इजीली कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो एसी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसकी वजह से हर जगह जो डिवाइसेस हैं वो एसी की प्रेफरेंस से ही रन किए जाते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम होती है सप्लाई की, वहाँ पे क्या करते हैं, इस एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होता है उसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जहाँ पे एसी की वैल्यू को डिक्रीज करके उस अप्लायंस की एप्लीकेबल रेटिंग के बेसिस पे कन्वर्ट कर लिया जाता है ना? ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग अगर एसी की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे ट्रैवल कराना है एसी करंट, तो ऐसा होता है कि वायर के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वजह से जो लॉसेस होते हैं, उससे जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसे केस के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का फिर से यूज करते हैं और उसकी वैल्यू को जो डिक्रीज हो गई है उसको बूस्ट अप कर देते हैं, है ना? तो ट्रांसफार्मर दो तरीके से यूज किए जाते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, जहाँ पे एक जगह पे हम लोग वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होते हैं और दूसरी जगह पे हम लोग वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, चलो इस नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या इन वेव्स के बारे में। समझना जरा क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे ये जो मैंने बताया ना, कंटिन्यूअस वेव, इन कंटिन्यूअस वेव में एक एक्सिस होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, टाइम एक्सिस। इसको एंगुलर एक्सिस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना? एंगुलर एक्सिस का मतलब क्या, जहां पे ये जो ओमेगा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और साथ में ये टाइम। और ये जो कंटिन्यूअस वेव है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसमें अगर मैं इस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ वेव को, तो ये वेव जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी एंडिंग होती है जहाँ पे, इस तरीके से। अच्छा, एंडिंग का मतलब, देखो इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया गया है। ये कहलाता है क्या, पॉजिटिव हाफ कहलाता है, और ये कहलाता है नेगेटिव हाफ कहलाता है ना? और इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है ना? और इस साइकिल का मतलब क्या कि अब ये जो साइकिल है ना, एक साइकिल इस तरीके से ये बहुत सारी साइकिल रिपीट होती जाएगी। और इन पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ने एंगुलर रिप्रेजेंटेशन पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे फर्स्ट पोजीशन जो है उसको जीरो मान लिया, इसके बाद ये पाई बाई टू जो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, पाई जो 180 को रिप्रेजेंट करेगा, थ्री पाई बाई टू 270 को रिप्रेजेंट करेगा, और टू पाई ये 360 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से अपनी एक पूरी कंप्लीट साइकिल जो होती है ना, वो यही साइकिल होती है। अच्छा, जहाँ पे एक चीज़ और समझना, ये जो ई नॉट दिखाया गया है वो इस वेव का क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस को हम लोग ने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, किसकी, इस ईएमएफ वोल्टेज की, है ना? ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई नॉट से। ठीक है? और पूरी की पूरी जो वेव है ना, वो साइनसोइडल वेव है, जिसकी वजह से जो साइन वाला टर्म पढ़ते हैं ना मैथ्स में, वो भी इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन ई के लिए जो लिख रहे हैं ना, वो कैसा लिख रहे हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक है? जहाँ पे ई नॉट रिप्रेजेंट करता है इस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ई रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब क्या, कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर ये जानना चाहूँ कि ई या ईएमएफ की वैल्यू कितनी है या वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, तो मुझे क्या करना होगा, इसी रिलेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी टाइम की, और जो आंसर आएगा वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मैंने इसके बारे में बताया ईएमएफ के बारे में, सेम उसी तरीके से अपने पास साइकिल हो सकती है करंट की।
ठीक है? और करंट का कुछ ऐसा एक रिलेशन हो सकता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग साइन के ही फॉर्म में बनाएँ, इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या कि E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखें, आई इज़ इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखें, तब भी रिलेशन कहीं पे भी कुछ भी चेंज होता नहीं है। ठीक है? क्योंकि साइन और कॉस में बस थोड़ा-सा ही वेरिएशन आता है, थोड़ा-सा ही डिफरेंस आता है और उनमें बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम होती है। जो दूसरा ग्राफ बता रहे हैं ना, वो बस केवल साइन कॉस के फॉर्म में बता रहे हैं। है ना? अच्छा देखना बेटा, यहाँ पे ही हम लोग ना मैथ्स के कई सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने साइन जीरो की बात करी ना, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। है ना? इस तरीके से इस वेव के हेल्प से भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि साइन जीरो, साइन 30, 45, 60, 90, 180 इन सब की वैल्यूज कितनी होती हैं। जैसे दो तीन एग्जांपल बताएं। अगर यहाँ पे ओमेगा टी मैंने जीरो रख दिया, तो साइन जीरो की वैल्यू हम लोग को कहाँ पे मिल रही है? ये मिल रही है, जीरो वैल्यू है ना? जब ओमेगा टी की जगह पे मैं पाई बाई टू पुट कर देता हूं तो क्या होता है? ये पाई बाई टू का मतलब क्या कि साइन पाई बाई टू, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना? इसके बाद साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, साइन 270 की वैल्यू फिर से -1 तक चली जाती है, साइन 360 की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस के फॉर्म को समझने की कोशिश करूं, तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे जब हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, तो कॉस जीरो क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है ना? मैक्सिमम मीन्स कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? कॉस की वैल्यू लाई करती है फ्रॉम -1 टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या? 1। इसका मतलब अगर हम लोग कॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा? -1 तक जाएगा। ये मैं केवल कॉस की बात कर रहा था। अदरवाइज जब हम लोग के पास ई नॉट की वैल्यू होती है ना, तो कॉस की उसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना रिजल्ट आता है, उसे हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर करंट की बात करें, तो यहाँ पे जो आई रिप्रेजेंट करता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं आई नॉट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब मैंने जैसे इसमें बताया ना, वैसे ही सेम यहाँ पे है। मैक्सिमम का मतलब क्या? अगर मैं इस ब्लू वाली वेव की बात करूं, तो ये होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की। अगर ग्रीन की बात करूं, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है? अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी कि ई एंड आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट, और ये पीक वैल्यू होती है। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टी जो होता है वो क्या होता है? फेज होता है ना? फेज का मतलब क्या कि इन दोनों की वेव के बीच में कितना फेज में डिफरेंस है ना? फेज का मतलब जब अगर एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब दोनों का फेज जो है ना, सेम है। अगर एक वेव को थोड़ा आगे से स्टार्ट कर दिया जाता या थोड़े पीछे से स्टार्ट कर दिया जाता, तो इसके फेज में कितना वेरिएशन आ रहा है, वो हम लोग फेज डिफरेंस से समझते हैं। ठीक है? वो आने वाले अभी कुछ समय में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद टी जो है वो बताया गया है क्या? इंस्टेंटेनियस टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अच्छा, एसी का एक सिंबल होता है। कैसा ड्रॉ करते हैं एसी के सिंबल को? एक सर्किल और उसके ऊपर इस तरीके का एक साइनसॉइडल रिप्रेजेंटेशन। वही अगर आप लोग डीसी को ड्रॉ करते हैं, तो डीसी ड्रॉ करने के लिए सिंबल इस तरीके से यूज कर लिया जाता है ना, जहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद बेटा देखो, एक चीज और समझना है। उसका डेरिवेशन तो मैं बता नहीं रहा, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दे रहे हैं कि एक टर्म आता है क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है? एवरेज का मतलब होता है क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम लोग को क्या बताया जाता है? एवरेज बताया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो एवरेज की जो वैल्यू होती है ना, एवरेज करंट की वैल्यू या एवरेज ईएमएफ की वैल्यू, उसको निकालने के लिए एक बढ़िया सा रिलेशन स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? आई एवरेज, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? मीन करंट, या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये कैसा होता है? देखो, एवरेज अगर मुझे फाइंड करना होता तो क्या करते हैं? वैल्यू लेते हैं। मैं अगर सपोज आई की बात कर रहे हैं, तो आई डी टी और डिवाइडेड बाई, जो इससे पहले मैंने आपको एक वेव दिखाई थी ना, कुछ इस तरीके की वेव थी, इस तरीके की। अगर मैं एक वेव की बात करूं, इस तरीके की वेव की बात करूं, इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा क्या? वो ऑब्जर्वेशन कहां से कहां तक मैं कंसीडर कर रहा हूं, जीरो से लेकर इस पूरे टाइम पीरियड तक। लेकिन एक बात समझना, अगर मैंने एवरेज पूरी साइकिल का निकाला ना, तो रिजल्ट जीरो आ जाने वाला है। रीजन कि यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव जब सॉल्व करेंगे ना, तो रिजल्ट दे देगा जीरो। इसलिए जब हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो टाइम पीरियड ये पूरा काउंट नहीं करते। कितना काउंट करते हैं? हाफ टाइम पीरियड काउंट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या कि एक वेव को क्रिएट होने में कितना टाइम लग रहा है।
वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है ना? और हम लोग जिस टाइम पीरियड की बात करते हैं वो हाफ साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि दोनों साइकिल जो होते हैं ना वो इक्वल टाइम पीरियड के होते हैं। इस वजह से ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड का हाफ हो जाता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, वो नेक्स्ट हाफ हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये सेकेंड हाफ साइकिल है। अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव है तो नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा, इसका मतलब क्या बताना चाह रहे थे? इसका मतलब ये बताना चाह रहे थे कि जब हम लोग इसकी डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो वहां पे आईडीटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना? आईडीटी को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू, है ना? जीरो टू टी बाई टू रखने का केवल कारण ये होता है कि अगर हम लोगों ने फुल वेव ले ली तो एवरेज वैल्यू जो होती है वो जीरो आ जाएगी। और हमें अगर इसकी वेव की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, इस केस के लिए हम लोग पूरी वेव ना लेकर हाफ वेव ले लेते हैं, है ना? और डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने ये इतनी यहाँ तक की वेव ली है तो यहाँ तक जितने भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उनसे उसको डिवाइड कर देते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है क्या, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये है क्या उसको समझना। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या, वो कांस्टेंट करंट which will send the same amount of charge in a circuit in the time of half cycle as is sent by the given alternating circuit in the same circuit in same time। देखो कहने का ये मतलब था कि जो अपने चार्ज मूव हो रहे हैं एसी सर्किट में, सेम वही टाइम पीरियड पे अगर डीसी सर्किट में भी चार्ज मूव होते हैं, तो एसी सर्किट का जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके चार्ज के फ्लो को बोल रहे हैं क्या, एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि करंट के बारे में अगर एक्सप्लेन करें तो करंट का रिप्रेजेंटेशन जो होता था वो चार्ज के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता था, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। तो यहाँ पे चार्ज की कहानी बताई गई है कि चार्ज किस तरीके से फ्लो हो रहा है डीसी में और किस तरीके से फ्लो हो रहा है एसी में, है ना? उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। फाइनली एक रिलेशन आता है, जो आता है इंपॉर्टेंट है क्या, टू आई नॉट अपॉन में पाई। ठीक है, टू आई नॉट अपॉन पाई, जहां पे आई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फाइनली रिजल्ट जो आता है वो एक्सप्लेन करता है कि आई नॉट का 63.7% क्या कहलाता है, आई एवरेज कहलाता है, या एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कहलाती है। इसी तरीके से अगर ईएमएफ को डिफाइन करें तो सेम यही रिलेशन ईएमएफ में भी देखने को मिलता है, कि ईएमएफ का जो रिलेशन आता है, मतलब दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म बन जाते हैं। पहला क्या, आई एवरेज इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन में पाई, और दूसरा क्या, यहीं पे सिंपल अगर हम लोग ई के फॉर्म में इसको चेंज कर दें तो रिलेशन एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहता है। दूसरे टर्म में अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो ये कह सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट और ईएमएफ की, उसका 63.7% उसकी एवरेज वैल्यू कहलाती है। ठीक, यहीं पे नोट एक लिख दिया मैंने, जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज जीरो ओवर अ साइकिल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल गेट कैंसल्ड, है ना? कि हम लोग पूरी साइकिल कंसीडर नहीं करते हैं। कौन कौन सी साइकिल कंसीडर करते हैं, या तो पॉजिटिव हाफ ले लें या फिर नेगेटिव हाफ ले लें। मतलब क्या, पूरे टाइम पीरियड में से हाफ टाइम पीरियड की ही वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक, एक तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था। इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर, है ना? देखो ये भी बहुत इजी था, यहाँ पे बस एक छोटा सा रिलेशन और ऐड कर देते हैं कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या, कि जो मीन वैल्यू आपकी आ रही है ना, जो भी मीन वैल्यू थी, है ना, उसका स्क्वायर कर देना। मीन वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू जो अपने पास थी उसका स्क्वायर करना, और उसका क्या कर देना, रूट कर देना। लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ना, जो हम लोग फाइंड करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं जिस रिलेशन से इसको डिराइव करना, वो डेरिवेशन जो स्टार्ट होता है वो उसमें हम लोग पूरा टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, मतलब पूरी साइकिल को कंसिडर करते हैं फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, पूरी साइकिल को कंसिडर करेंगे। और आई स्क्वायर डी टी मीन्स क्या, इसको हम लोग ने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद इसका अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट ना लगा के अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तब भी वही एक ही बात होती है ना? अंडर रूट एक्स लिखें या फिर एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू लिखें, एक ही बात है। तो इस रिलेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं आई आर एम एस की वैल्यू, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दूसरे वर्ड में इसके कई सारे नाम हैं, जैसे वर्चुअल अल्टरनेटिंग करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। अच्छा, अगर आई को हम लोग इस रिलेशन से सॉल्व करते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट आता है क्या, आई आर एम एस या फिर आई वर्चुअल या आई इफेक्टिव, दैट इज आई नॉट डिवाइड बाई रूट टू। आई नॉट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई रूट टू। और जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो एक रिलेशन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में ना यही वाले टर्म्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% क्या कहलाता है,
आरएमएस वैल्यू कहलाती है। अगर वही मैं एवरेज वैल्यू की बात करें ना, तो वहां पे ये कितना था, 63.7% ऑफ आई नॉट क्या कहलाता था, आई एवरेज कहलाता था। ठीक है, आई एवरेज या फिर आई मीन जिसे बोलते थे। यहाँ की बात करें तो ये 70.7% ऑफ आई नॉट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, और खास ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कि जो आई नॉट, सॉरी आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस जो होता है, वो आई नॉट अपॉन रूट टू टाइम्स होता है। सेम इसी वैल्यू में हम लोग अगर आई की जगह पे ईएमएफ के रिप्रेजेंटेशन को यूज करना चाहें, तो रिलेशन कुछ कैसा आता है कि ई आर एम एस इज इक्वल टू कैसा लिखते हैं, ई नॉट अपॉन रूट टू लिखते हैं। ठीक है, या यहाँ पे भी 70.7% ऑफ ई नॉट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझना कि क्या कह रहा है ये आरएमएस। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज, जितना हीट किसी भी गिवन रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, एक डीसी में, एज इज प्रोड्यूस बाय द गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों केस में हम ना डीसी सर्किट और एसी सर्किट को कंपेयर करके बता रहे होते हैं, है ना, कि डीसी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी सेम टाइम पीरियड पे अगर उतना चार्ज एसी में फ्लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं। डीसी सर्किट में प्रोड्यूस होने वाला जो हीट होती है, अगर उसी सेम टाइम पीरियड पे सेम रेजिस्टेंस पे अगर एसी के थ्रू जितनी हीट प्रोड्यूस हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई आर एम एस बोल रहे हैं या वी आर एम एस बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें और है, वो और एक्सप्लेन कर दें। जैसे ये हमने लिखा ना, ये अपने पास वेव है ना, इस वेव में ये है अपने पास मैक्सिमम वैल्यू जिसको ई नॉट बोल रहे हैं। इसके बाद 63% पे जो आता है ना, वो क्या है, जैसे ये जो वी है ना, ये क्या है, ये 63.7% पे आ रही है चीजें, है ना, ये वर्चुअल ईएमएफ बोला जा रहा है जिसे, है ना। और इसके बाद ये अपने पास क्या है, मीन वैल्यू है ना। ये वाली वैल्यू क्या थी, ये थी तुम्हारी क्या, 70.7%, है ना। और ये कितनी थी, और ये कितनी थी, 63.67%। ठीक है, कुछ ऐसा, है ना। अच्छा, यहाँ पे दोनों रिलेशन जो बताए गए हैं वो कुछ इस तरीके से बताए गए, और एक इंपॉर्टेंट टर्म बताया गया, देखना ध्यान से। द गिवन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ एंड करंट आर वर्चुअल वैल्यूज अनलेस अदरवाइज स्पेशल। मतलब क्या, कि जब कभी भी न्यूमेरिकल में कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, कि इतने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जा रहा है, या एसी का इतना करंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम लोग ईआरएमएस कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग ईआरएमएस कंसिडर करेंगे, ना कि उसको मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल में अपने पास इस तरह की वैल्यू आएगी, उसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो ईआरएमएस की वैल्यू है। ठीक, अच्छा, बेटा मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये दोनों ही जो डिवाइसेज है ना, या इंस्ट्रूमेंट जैसे बोलते हैं, ये क्या रीड कर रहे होते हैं, ये आरएमएस वैल्यू को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। एमीटर किसे रीड करता है, करंट को रीड करता है। वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो ये वोल्टेज को रीड करता है। इसका मतलब ये किसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं, आरएमएस की। मतलब क्या, कि जो टोटल वोल्टेज वहां पे रन कर रहा है, या टोटल करंट जो रन कर रहा है वहां पे ना, वो मेजर करके नहीं एक्सप्लेन करता है। कितना एक्सप्लेन करता है, ये 70.7% कम शो करता है। रिमेनिंग कहाँ जाता है, रिमेनिंग जो उस वायर के वायर में हीट के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, उसे ये मेजर नहीं करता, है ना। और वो जो लॉस है, उसको जो मेजर नहीं कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, हॉट वायर की वजह से, या फिर रेजिस्टेंस की वजह से बोल सकते हैं, कि जो वायर में जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, उसको छोड़कर जितना भी वोल्टेज आ रहा है, वही वोल्टेज अपना ये डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहा होता है, जिसे हम लोग आरएमएस वैल्यू बोल रहे हैं। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कंसिडर करते हैं क्या, कि एक प्योर रजिस्टिव सर्किट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, किसके साथ, एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें। देखो अपने पास यहाँ पे तीन डिफरेंट डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। एक बार हम लोग केवल प्योर रजिस्टर को कंसिडर करेंगे, एक बार इंडक्टर को कंसिडर करेंगे, और एक बार कैपेसिटर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन तीनों रिप्रेजेंटेशन में एक चीज को कंसिडर कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पे अपने पास जो वोल्टेज सोर्स है ना, उसको ई नॉट साइन ओमेगा टी समझेंगे। ठीक है, तीनों के सेम केस में यही कहानी होगी। ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर यहाँ से मूव हो रहा है, तो यहाँ के केस के लिए अपने पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ बनता है, वो क्या बनता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो सर्किट है वो कैसा है, रेजिस्टिव सर्किट है। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या, कि यहाँ पे जो भी करंट जाएगा ना, उसमें डिके कुछ होगा नहीं, और जो होगा भी वो किसकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस की वजह से ही होगा। और दूसरी कहानी, जो हम लोग
ओम्स लॉ में पढ़ते थे, ओम्स लॉ में ये पढ़ते थे कि जो वोल्टेज होता है किसी भी सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, है ना। इसका मतलब क्या, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, करंट के। ओम्स लॉ के बेसिस में क्या बताया जाता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं उस ओम्स लॉ के बेसिस पे लिखना चाहूँ आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ई का मतलब वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात कर रहे हैं, और आई जो लिख रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सर्किट में हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अगर एसी सोर्स जिसकी वैल्यू ई है उसको अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, तो ऐसे केस में यहाँ का करंट जो आएगा वो कितना आएगा। वो करंट फाइंड करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ का हेल्प लेके और ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन को अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इस ई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट बनेगा वो ई नॉट अपॉन आर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ई की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो ई नॉट अपॉन आर ये अलग हो गया, और ये क्या है, साइन ओमेगा टी, जो सेम आपके इस ईएमएफ के रिप्रेजेंटेशन में भी यूज किया गया था। अच्छा, अब जो मेरे पास आई का फाइनल रिलेशन आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर का मतलब क्या, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो v है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए जो i की वैल्यू आएगी ना वो भी क्या आएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसको हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब क्या कि ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये i का जो पूरा रिलेशन आ गया ना, ये रिलेशन क्या कहला रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहलाता है। तो यहाँ आई नॉट जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई नॉट अपॉन आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है, और मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम करंट कहलाएगा, जिसे हम लोग पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट भी बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करूँ ना भाई, वेव के फॉर्म में, तो देखना वेव के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, सेम फेज का मतलब क्या, कि यहाँ पे ओमेगा टी है ना आई के फॉर्म में, और यहाँ ई के फॉर्म में ओमेगा टी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, है ना, तो वो वैल्यू जो स्टार्ट होगी ना, इनमें कोई फेज में डिफरेंस नहीं आ रहा। फेज में डिफरेंस का मतलब ये कि ओमेगा टी के साथ कुछ और रिलेशन आ जाता, ओमेगा टी के साथ पाई बाई टू आ जाता, पाई बाई थ्री आ जाता, फाई आ जाता, कोई भी रिलेशन आ जाता, तो ऐसा कह सकते थे कि ये दोनों अब की बार सेम फेज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फेज का रिप्रेजेंटेशन है साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे भी जो फेज का रिप्रेजेंटेशन है वो भी साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई और आई के फेज में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू में वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है, जिसकी वजह से आर का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, कि जो भी ई की वैल्यू आएगी ना, और अगर उसको आर से डिवाइड कर देंगे तो ये आई नॉट डेफिनेटली ई से कम ही आएगा, है ना। मतलब क्या, देखो ये तो रिप्रेजेंट करेगा क्या, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा ना, मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ई नॉट और आई नॉट में अंतर दिखेगा, दूसरा जो फेज होगा ना उसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। और ये ई नॉट और आई नॉट में भी जो वेरिएशन दिख रहा है ना वो ओम्स लॉ की वजह से दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इस वेरिएशन को ड्रॉ कैसे करेंगे उसको समझना। ये मेरे पास ओमेगा टी की एक्सिस, और उसके बाद ये मैंने ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन यूज कर लिए रेडियन के फॉर्म में, पाई को रिप्रेजेंट करने का रेडियन के फॉर्म में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो थीटा यूज किया गया ना वो भी ओमेगा टी यूज किया गया, जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एंगुलर बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, टू पाई बाई टी, और या फिर लिखते हैं क्या, टू पाई न्यू लिखते हैं, और कई बार न्यू की जगह पे हम लोग टू पाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास टाइम पीरियड, और ये मेरे पास ई आई की एक्सेस, और ये देखो, है ना, ये जो वेव्स दिख रही है ना, ब्लू कलर की जो वेव है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, इन दोनों की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो ई का मैग्नीट्यूड आई के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन फेज जो इनका है ना वो कैसा है, एक जगह से ही स्टार्ट होने की वजह से, क्योंकि इनके जो साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स हैं वो सेम है, जिसकी वजह से जो दोनों की स्टार्टिंग है वो सेम जगह से स्टार्ट हो रही है ना, सेम जगह से एंड हो रही है ना। इस तरीके से वेव अगर आप ध्यान से देख पाओ तो दोनों इंटरसेक्ट एक पोजीशन पे कर रहे हैं, है ना, कहाँ पे, ये ओमेगा टी वाली एक्सिस पे, हर जगह पे वो ऐसा इंटरसेक्ट करेंगे जो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों के फेज में कोई वेरिएशन नहीं है ना, सेम इनका फेज है। फेज क्या है इनका, सेम है, बस अंतर है तो इनके किस में, मैग्नीट्यूड में अंतर है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें अंतर है, जहां पे ये जो ब्लू वाली है उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया गया, और आई नॉट को रिप्रेजेंट कर दिया गया इस पॉइंट से, है ना। ई नॉट का ये रिलेशन और आई नॉट का क्या रिलेशन, ये।
अच्छा बेटा बात समझ ना, इसके बाद हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में समझते हैं कि इनमें वेरिएशन कितना है, ताकि आने वाले सर्किट को और आसान तरीके से समझा जा सके। और उस डायग्राम को जहां पे इन दोनों फेजर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, ई और आई को, वो डायग्राम कहलाता है फेज डायग्राम। जहां पे हम लोग मेनली ये एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है ना। और उसके लिए क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो दोनों के बीच में फेज का कोई वेरिएशन नहीं है। तो मैं चाहूं ना तो यहां पे दिखा सकता हूं क्या, कि ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज है, और यही सेम क्या है, करंट है ना। वेक्टर का यूज करते हैं यहाँ पे। और वेक्टर का अगर मैंने यूज किया ना बेटा, ई ऐसा लिखा है और आई ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या, कि ये दोनों सेम फेज में है। और ई की जो लाइन है ना, वो आई की लाइन से ग्रेटर है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ई का जो मैग्नीट्यूड है वो आई के कंपैरिजन में लार्ज है ना। अगर वेक्टर में एक लॉन्ग लाइन है आपके पास और एक स्मॉल लाइन है, तो वो यही रिप्रेजेंट करती है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और मैग्नीट्यूड जो है ना, वो कौन सा है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जो लॉन्ग लाइन है उसका मैग्नीट्यूड लॉन्ग होगा, ज्यादा होगा। और जो शॉर्ट लाइन है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कम होगा। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेटा यहाँ पे ओमेगा टी दिया हुआ है ना, ओमेगा टी दिया हुआ है, मतलब ये फेज है कितना, ये हमें नहीं पता है ना। ये ओमेगा टी कहाँ से आता है, ये वाली टर्म से आता है, कहाँ से, इस वाले टर्म से आता है, कि ये एंगल कितना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, इसी को हम लोग ओमेगा टी बोल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि अगर जीरो होता ना बेटा, अगर ये जीरो होता तो ये लाइन यहीं से स्टार्ट होती है ऐसे। पर अपने पास जो वेव मिल रही है ना, वो साइन ओमेगा टी की वजह से कुछ एंगल के साथ मिल रही है, इसे हम लोग ओमेगा टी या थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना, वो एग्जैक्टली ऐसा ऐसा जीरो लाइन पे ड्रॉ नहीं करते हैं। किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसको देखना, है ना। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ई नॉट, और इसी के साथ रिप्रेजेंट करता है क्या, आई नॉट। इसको शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट करने का केवल यही रीजन, कि आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ई नॉट के कंपैरिजन में लेस होता है, स्मॉल होता है। एंड इसके बीच में ये जो है ना, ये वाला टर्म, ये क्या है, ओमेगा टी का फेज डिफरेंस है। मतलब टोटल फेज जो है वो ये है ना। इनके बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं। डिफरेंस क्या मतलब, कि ई नॉट के बीच का भी फेज ओमेगा टी है, और आई नॉट के बीच का भी फेज कितना है, ओमेगा टी है। इसलिए इन दोनों लाइन को यहाँ पे ना ड्रॉ करके, ओमेगा टी की वजह से कुछ एंगल के साथ इसको डिस्प्ले कराया जाता है। एक बात और, अगर मैं इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं ना, तो इसे हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। वही अगर मैं इस एंगल को क्लॉकवाइज ले रहा होता ना, क्लॉकवाइज ले रहा होता, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले डेरिवेशन में इसका यूज किया जाने वाला है ना। जो नेगेटिव होगा वो कब होगा, जब एंगल को आप क्लॉकवाइज यूज करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो एंगल नेगेटिव लिया जाता है। और वहीं अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज यूज किया है, तो एंगल कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसके बाद अपने पास आता है क्या, एक और सर्किट जिसे बोलते हैं एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक इंडक्टर की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करता है, वो अपने कॉइल की वजह से करंट को इंड्यूस कर देता है, या फिर जिसे बोलते हैं क्या, इंड्यूस हो जाता है इसमें ईएमएफ। और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, वो फॉलो करता है लेंज लॉ। और लेंज लॉ का कहना था कि जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी रीजन को अपोज करना, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो, जैसे रजिस्टिव सर्किट में हम लोगों ने ई को कंसिडर कर लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसा ही सेम टू सेम एक एसी सर्किट को इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी ली गई है, जहां पे ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और ओमेगा टी इसका फेज है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक रिलेशन शायद ध्यान होगा, एल इक्वल्स टू माइनस डी आई बाई डी टी। एल इक्वल्स टू माइनस डी आई बाई डी टी, है ना। यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट करता था, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस होता है ईएमएफ, उसको अपोज करना, है ना। अपोज करना किसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था यहाँ पे रन करने वाले करंट की वजह से। इसलिए इसको अपोज करने को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया था। ठीक है, इसको अपोज करने के लिए माइनस का साइन लगा दिया था। और ये जो लॉ था वो क्या था, वो आपका लेंज लॉ था, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। एक यहाँ पे रिलेशन, E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये क्या है, देखो इसको थोड़ा सा अलग से और एक्सप्लेन करते हैं जरा। बेटा अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, यहाँ का वोल्टेज कितना, E, और यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ क्या है, जो पूरे सर्किट में अगर मैंने केवीएल लगा दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, कि जितना भी वोल्टेज सोर्स होता है, या जितना भी
वोल्टेज होता है पूरे के पूरे कंपोनेंट के क्रॉस या फिर सोर्स के क्रॉस, इन सभी का अलजेब्रिक सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि इसके क्रॉस जो प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है, इसको मैं स्मॉल ई से अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो ई होगा और मेन जो सोर्स होगा कैपिटल ई, इन दोनों का जो सम होगा ना वो कैसा होगा, जीरो के बराबर होगा, है ना। अच्छा, अगर इसके बेसिस पे मैं लिखूं तो ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ ई, है ना। और ये ई क्या है, ये स्मॉल ई, ये स्मॉल ई इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ है जिसको हम लोग माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो ई इज इक्वल टू कैसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई की वैल्यू कितनी, ये बेटा क्या यहाँ पे मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया इसे ना, क्या है माइनस ऑफ एल, देन क्या डी आई बाई डी टी। इसको अगर सॉल्व करते हैं ना तो ये रिलेशन आता है। ठीक है, ये रिलेशन आता है। अदरवाइज इसको ध्यान रखने का केवल बढ़िया सा यही मेथड है कि आप इस सर्किट में केवीएल अप्लाई कर लें। किस तरीके से ये आएगा, वो ये रीजन था, है ना। जैसे ही हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो जितना भी सर्किट में वोल्टेज है उन सभी का अलजेब्रिक सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। और यहां से अगर मैं इस कैपिटल ई की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से आती है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके आगे वो सॉल्व करते हैं किस तरीके से देखना, ई की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी थी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब क्या कि dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, l को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, और ये आ जाता है अपने पास एक रिलेशन, है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिलेशन कैसा आ जाता है कि डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई क्या, एल, और साथ में क्या डी टी। एंड देन मुझे क्या फाइंड करना है बेटा इस सर्किट में कि मैक्सिमम करंट या फिर इंस्टेंटेनियस करंट कितना है और उससे मूव होने वाला मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है। इस सर्किट में ई नो ई हम लोगों ने सप्लाई दे रखी थी ना, ई क्या था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और इसके बाद इस इंडक्टिव सर्किट में हम लोग करंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इससे पहले वाले सर्किट में करंट फाइंड करे थे, वहां पे यूज करे थे ओम्स लॉ, और यहाँ पे यूज करते हैं ये वाला रिलेशन, है ना। ये वाला रिलेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे करंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से जब हम लोग करंट फाइंड करते हैं ना, ये डी आई का मतलब ये है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। और इसको जब हम लोग टोटल करंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना, तो टोटल करंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रिलेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स। इसको मैं जब इंटीग्रेट करता हूँ ना तो इंटीग्रेट के बाद जो रिलेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है। देखना, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पूरे रिलेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो स्मॉल करंट है ना, टोटल करंट फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये टोटल करंट आई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ये जो टर्म सॉल्व होके आएगा वो कैसा आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा वाला टर्म, है ना। और साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये कांस्टेंट जो टर्म था वो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो पूरा रिलेशन जो बनता है वो कैसा बन जाता है, आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझना बेटा, जैसे मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखना चाहता हूँ ना, कॉस ओमेगा टी लिखना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा या प्लस ओमेगा टी। और या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, लिख सकता हूँ ना दोनों केस में। इस कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकते हैं या ओमेगा टी लिख सकते हैं, और साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसका केवल एक रीजन, रीजन क्या, कि मैं इस आई को ना, इस साइन के टर्म में जब मैंने ईएमएफ लिखा है तो करंट को भी मैं ये चाहता हूँ कि साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लूं, ताकि इन दोनों के फेज को समझना आसान हो जाए। यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूं तो यहाँ पे ई की जो रिप्रेजेंटेशन में मैंने साइन यूज किया है, लेकिन अभी अपने पास जो आई का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना उसमें कॉस वाला टर्म आ रहा है। और चाहते ये हैं कि जो आई का रिप्रेजेंटेशन आए ना वो भी साइन के फॉर्म में आ जाए। और साइन के फॉर्म में लाने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंज करने के लिए मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, और या फिर साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। लेकिन हम लोग यूज कौन सा वाला करेंगे, ये वाला करेंगे। कारण क्या, कि मेरे पास जो रिलेशन है ना उसमें माइनस वाला टर्म भी है ना। अगर माइनस वाले टर्म को सॉल्व करना होगा तो ये वाले रिलेशन से अपना माइनस वाला टर्म सॉल्व नहीं होगा। कि इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी को केवल कैसा लिखा जा सकता है, पॉजिटिव लिखा जा सकता है, कॉस ओमेगा टी, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा।
है ना? नेगेटिव लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से क्या करना होगा, देखो ये है जो टर्म पूरा का पूरा टर्म है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस ओमेगा टी के रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा करूं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पूरा टर्म बन जाएगा कॉस, और माइनस वाला टर्म यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम लोग प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, ओनली ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू से। जैसे यहाँ पे पाई बाई टू माइनस थीटा था ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, तो यही पढ़े थे क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्योंकि यहाँ माइनस का रिप्रेजेंटेशन मुझे पूरा का पूरा सॉल्व करना है कॉस साइन के फॉर्म में, इसलिए मैंने ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज किया। इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करने से हम लोग को ये वैल्यू नहीं मिल रही थी, है ना, ये वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम लोग ने यूज किया पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी का, है ना। पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और इसको जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाता है रिलेशन, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो अब ये करंट जो आया वो साइन के फॉर्म में है, और जो ईएमएफ था वो भी साइन के फॉर्म में है। अब इसमें रिलेट करना कि फेज में कितना वेरिएशन है, वो काफी इजी बन जाता है ना। उसको समझते हैं, एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो बेटा देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ की बात करूँ, ईएमएफ कितना था, साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ई इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट आता है वो क्या आता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि ईएमएफ जितनी भी वैल्यू रखता है ना, या जितने भी फेज से चल रहा होता है, करंट जो होता है वो उसके फेज में पाई बाई टू का वेरिएशन देखने को मिलता है। और वेरिएशन का मतलब क्या, कि वो पाई बाय टू लैग कर रहा होता है, पीछे हो रहा होता है, बिहाइंड हो रहा होता है, किससे, इस वेव फॉर्म से। जो वेव फॉर्म आपकी ई की दिखने वाली होगी, जो ई की वेव फॉर्म शो होने वाली होगी, उस वेव फॉर्म से बिहाइंड किसकी वेव फॉर्म स्टार्ट होगी, आई की। या फिर ये बोले कि जो ई जो होगा ना वो लीड कर रहा होगा, तो वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। क्या एक्सप्लेन किया जाता है, या तो ऐसा लिख सकते हैं कि ई जो है वो लीड कर रहा है, लीड करता है, लीड्स आई। और या फिर दूसरा वर्ड लिख सकते हैं क्या, आई लैग ई। लैग का मतलब वोल्टेज जो है उससे करंट पीछे है। दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं क्या, कि वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है। दोनों वर्ड का यूज किया जा सकता है ना। अगर समझने के लिए आप किसी भी तरीके से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक पैटर्न यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि करंट जो करता है, क्या करता है, लैग बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई टू रेडियन। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ई से, और वो रिप्रेजेंट हो रहा है इस माइनस पाई बाई टू वाले टर्म से। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम को ड्रॉ करूं, है ना, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखना, ये अपने पास क्या, ये जो वेव दिख रही है ना, ये ब्लू वाली वेव रिप्रेजेंट कर रही है ईएमएफ को, जिसकी स्टार्टिंग जीरो से हो रही है ना। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, आई की बात करूं, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो कहाँ से होती है, उसका जो फेज आता है वो माइनस पाई बाई टू। अच्छा, यहाँ स्टार्टिंग वाले टर्म से अगर नहीं समझ पाओ ना, तो यहां से समझने की कोशिश करना, पाई बाई टू से। इस पाई बाई टू पे ई की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम थी। वहीं अगर इसकी बात करें, करंट की बात करें, तो ये जीरो वैल्यू पे है। दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग का करंट स्टार्ट होता है उससे पाई बाई टू पहले, पाई बाई टू फेज पहले, ये ईएमएफ स्टार्ट हो चुका होता है। ईएमएफ का मतलब क्या, ईएमएफ जो वोल्टेज है उसकी जो वेव होती है वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है, और करंट जो होता है वो लैग होता है कितना, पाई बाई टू। अच्छा, यहां से एक चीज और निकल के आती है बेटा, कि करंट जो है ना वो सडनली चेंज नहीं हुआ, है ना। जब वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ से ऐसा फ्लो कराया, तो करंट थोड़ा सा डिले के बाद स्टार्ट होता है, थोड़े से डिले के बाद स्टार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ से एक समझ में आता है क्या, कि जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर होता है, ये सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, है ना। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। करंट के सडन चेंज को वो अलाउ नहीं करता, और उसका रीजन भी होता है जो हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रहे होते हैं, है ना, कि वो इतने इजीली से करंट पास नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा होता है, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, लेंज लॉ वाला, है ना, ऑपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, जिसकी वजह से वो डिले देखने को मिलता है। और अपने इस सिंपल से केस में ये डिले कितना है, पाई बाई टू का डिले है ना, कि करंट जो है वो लैग कर जाता है। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब ये दोनों जो फेजर है ना, इसके अगर मैं एम्पलीट्यूड को डिस्प्ले करा दूं, तो ये है अपने पास क्या, ई नॉट, और आई नॉट कैसा होगा, वो स्मॉल होगा, वो हमेशा ही स्मॉल होगा। ठीक है, क्योंकि जो एल है ना वो भी एक खास प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको आगे बता रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके पहले क्या, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। फेजर डायग्राम के लिए मुझे एक्स एक्सिस लेनी है और वाई एक्सिस लेनी है।
अब की बार क्या देखना, जैसा मैंने ई नॉट दिखाया था ना पहले ओमेगा टी के साथ, ये देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये वाला, ये क्या है, ये ओमेगा टी है, जो इससे पहले हम लोगों ने रजिस्टर में भी देखा था। और क्योंकि ये एंगल कैसा है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एंगल को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, है ना। वहीं अगर मैं इस 90 डिग्री की बात करें ना, क्योंकि इसका जो वेरिएशन है ना वो कितना है, 90 डिग्री है, कि यहाँ पे 90 डिग्री ना, कितना 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ से इस ई नॉट के बाद 90 डिग्री आगे नहीं शो कर सकता था, है ना, क्योंकि लैग कर रहा है करंट, तो लैग करने के लिए हम लोग को क्या शो करना है, ये ई नॉट इससे पीछे स्टार्ट हो रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज तरीके से माइनस के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट कर देना है। इसका मतलब क्या, कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा डिले जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का पाई बाई टू है। ठीक है, ये माइनस का पाई बाई टू है, और ये कितना है, ओमेगा टी पॉजिटिव का है। अच्छा एक बात और समझना, अगर ये ओमेगा टी है ना बेटा, ये वाला ओमेगा टी है ना, और मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करना चाहूं, तो एक कंपोनेंट कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और एक कंपोनेंट कैसा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्या, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या, कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, ये हमेशा जो वैल्यू शो करता है वो वैल्यू कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ना, हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, या दूसरे वर्ड में ये समझें कि वाई एक्सिस पे मिलने वाली सारी की सारी वैल्यू कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। क्योंकि यहाँ पे जो मिल रहे हैं ना वैल्यू, वो क्या मिल रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है, और ई नॉट साइन ओमेगा टी ही हमने इस सर्किट में सप्लाई किया हुआ था, है ना। तो अगर मैं कंपोनेंट के फॉर्म में से ब्रेक किया, जहां पे एंगल कितना था, ओमेगा टी था, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ई कॉस ओमेगा टी, इसका कोई रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज नहीं किया। और इसके बाद जो ये वाला टर्म है ना, यही वाला टर्म से जो रिजल्ट मिल रहा है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई है। अच्छा, अगर आई की बात करें तो आई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको समझना भाई, कि मैंने ये वाला अगर एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, ये निकालेंगे कैसे, माइनस ऑफ टोटल पाई बाई टू ना, टोटल पाई बाई टू। अच्छा माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये एंगल जो है ना वो हम लोग क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, जब कभी भी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो एंगल कैसा लिखा जाएगा, माइनस के साथ लिखा जाएगा। और टोटल ये एंगल 90 था, 90 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ओमेगा टी माइनस कर दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि मैं इसके कंपोनेंट को ऐसा एक्सप्लेन करके दिखा सकूं कि ये वाई एक्सिस पे ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, ये कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल, ये एंगल कैसा है, यहाँ से जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल यहाँ से, ये कैसा, क्योंकि क्लॉकवाइज है इस वजह से माइनस से स्टार्ट करते हैं, और इस एंगल को वैल्यू कितनी होगी, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए टोटल 90 डिग्री में से या पाई बाई टू में से हम लोग ने ओमेगा टी को माइनस कर दिया, है ना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिलेशन कैसा आ जाता है, ओमेगा टी और माइनस पाई बाई टू हो जाता है। ये कैसे आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये जो फेज है ना, इसके बेसिस पे मैं इस आई नॉट को दो कंपोनेंट में फिर से ब्रेक कर सकता हूँ। पहला कंपोनेंट अगेन ऐसा ही आ जाएगा, जिसके साथ एंगल लगा होता है वो कॉस वाला टर्म बन जाता है, और जो विदाउट एंगल वाला होता है वो बन जाता है कौन सा टर्म, साइन वाला टर्म बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन, और यहाँ पे एंगल कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, सेम वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, कि ये जो वाई एक्सिस है ना, या वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही थी, और यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि इन तीन टर्म्स को समझ के हम लोग इजिली समझ सकते हैं किसे, वो एलसीआर सर्किट को समझ सकते हैं, है ना, जहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर साथ में कनेक्टेड है। अगर एक बार ध्यान से अपने खुद, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार खुद से अपने से ट्राई करोगे ना, तो इजी सा टर्म ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे रह जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, कि जो हम लोग ने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया था ना, आई नॉट, किसे रिप्रेजेंट किया था, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को आई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को आई नॉट से रिप्रेजेंट किया था, और ये जो वैल्यू थी ना, ये उस इंस्टेंटेनियस करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, जिसको हम लोग आई नॉट बोल रहे थे। ठीक है, अच्छा यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी उस इंडक्टिव कॉइल की, दैट रेजिस्ट द चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट एंड इज सिमिलर टू अपोजिशन टू डायरेक्ट द करंट इन अ रेजिस्टेंस। मतलब क्या, जैसा रेजिस्टेंस में करंट को अपोज करने का काम रेजिस्टेंस करता था किसी सर्किट में, सेम टू सेम वैसा ही काम कौन करता है, इंडक्टिव कॉइल करती है,
ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करती है, अपोज करने का काम करती है। तो दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि इंडक्टिव कॉइल में या इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टर होता है वो भी रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस से मैच करती हुई मिलती है, जो ये शो करती है कि वो अपोज कर रही है करंट के फ्लो को। और जो डेफिनेटली हम लोग को देखने को भी मिलता है कि करंट लैग कर रहा होता है, जितना भी अपने पास वोल्टेज होता है उससे पाई बाय टू लैग कर रहा है। इसका मतलब क्या, कि करंट के लिए कुछ ऑपोजिशन कॉइल के थ्रू प्रोवाइड किया गया होगा, जिसकी वजह से वो लैगिंग देखने को मिल रही है ना। अच्छा, इसके आगे जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है वो क्या है, कि आई नॉट जो था ना, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, हम लोगों ने इससे पहले वाले रिलेशन में यूज किया था। यहाँ पे बेटा अगर मैं ओम्स लॉ के बेसिस पे लिखूं तो आई लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, है ना। अगर V अपॉन आर रहा होगा, अगर मैंने उसके लिए I लिखा है, इसका मतलब क्या कि ये तो वोल्टेज है, तो बचा हुआ वाला जो टर्म है ना ओमेगा एल, यही क्या होगा, जो रेजिस्टिव जैसा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्सएल से, जिसे बोल रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। और इस की जो यूनिट होती है ना, वो सेम टू सेम कैसी होती है, जैसे ही रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ में आती है कि बेटा अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहूँ, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसा लिख सकता हूँ, एक्सएल लिख सकता हूँ क्या, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, जो है इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बिल्कुल। अगर मैं डीसी करंट की बात करूं, कि अगर एक इंडक्टिव सर्किट से मैंने डीसी करंट पास करा दिया, और डीसी वोल्टेज के थ्रू प्रोड्यूस होगा क्या, डीसी करंट। तो ये जो डीसी करंट पास होगा इंडक्टर से, वो इजिली पास हो सकता है क्या, उसको चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक करेंगे। देखना, मेरे पास डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, डीसी का मतलब क्या, जिसमें कोई भी आपके पास ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जितनी वैल्यू यहाँ पे है, जीरो टाइम पीरियड पे है, उतनी ही वैल्यू आपको कंटिन्यूअसली मिलती जाएगी, है ना। तो इसमें ये बोला जाता है क्योंकि ऑसिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है डीसी करंट की, वो कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। और अगर 0 हर्ट्ज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कहाँ पे, इस एफ की जगह पे, तो एक्सएल की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 ओम आ जाएगी। और 0 ओम का मतलब ये कि डीसी सर्किट के लिए, जब डीसी के साथ इस तरीके के डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो यहां से मूव होने वाला जो डीसी करंट होता है वो इजिली इस इंडक्टर से पास हो जाता है। इंडक्टर इस तरह के डीसी करंट को अपोज नहीं करता। वहीं अगर एसी की बात करें, तो एसी में अपोजिशन देखने को मिलता है ना। और वो कितना अपोज करता है, वो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि कितना अपोजिशन एक्सेल शो कर रहा है ना, ओम के फॉर्म में। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैंने दिया था, जरा इसको जल्दी से ट्राई करके बताओ कितना आएगा आंसर इसका। चलो देखो, एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी ना, मतलब सर्किट में केवल क्या है, एक इंडक्टर कनेक्टेड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कितना है, 25 मिली हेनरी है ना। इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। वो किससे कनेक्ट कर दिया गया है, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आरएमएस करंट, आई आर एम एस, इन द सर्किट इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बताने से ये समझ में आता है कि ये जो सोर्स है वो कैसा सोर्स है, एक एसी सोर्स है। एसी सोर्स का मतलब क्या, जिसमें ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन कैसी है, 50 ऑसिलेशन पर सेकेंड के फॉर्म में बताई गई है। तो इस पूरे के पूरे सर्किट में हम लोग एक्सेल को फाइंड करना है, और अपने पास गिवन ये टर्म्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एक्सेल को समझना होता है कि एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ एल, है ना। या फिर ओमेगा एल जो होता है, ओमेगा को कन्वर्ट कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो उसको 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 इंटू देखना, अ, यहाँ पे चाहें तो 22/7 यूज कर सकते हैं, या फिर 3.14 यूज कर सकते हैं। देखो वो किस पे डिपेंड करता है, वो मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं, उसके बाद समझते हैं कि वो कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, है ना। एल का कितनी वैल्यू है, 25 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ चाहूँ ना, 22/7 भी यूज कर सकता हूँ, या 3.14 भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन आसान अभी मेरे पास क्या दिख रहा है, कि अगर मैं 2 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 100 आ जाएगा। और 100 आने का मतलब ये, कि अगर 22/7 है ना, तो उसको फिर से मुझे सॉल्व करना होगा। इसलिए बेटर क्या, कि यहाँ पे यूज कर लें क्या, 3.14। ये टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि पाई की कौन सी वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं। और देखो, जब कभी मेंशन ना हो तो यूज करने के लिए से पहले हम लोग को ये देखना होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, कि किससे मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये कैसे समझ में आया मुझे ईजी हो जाएगा, क्योंकि देखो 10, ये 550 इंटू 2 से ना 100 मिलने वाला था, और 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, 3
1/4 के फॉर्म में, है क्या? और ये मल्टीप्लाई बन जाता है किसके साथ? 25 × 10⁻³ के साथ। अब ये मल्टीप्लिकेशन अगर सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिलेशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अदरवाइज आप सॉल्व कर लेना ऐसे। 7.85 यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट टर्म हम लोग को क्या फाइंड करना है? IRMS फाइंड करना है। ये IRMS फाइंड करने के लिए मैंने एक टर्म बताया था कि IRMS और VRMS या ERMS वही वैल्यू होती है जो आपके क्वेश्चन में सोर्स के फॉर्म में दी जाती है। इसका मतलब 220 वोल्ट जो है ना, ये अपने पास किसकी वैल्यू है? VRMS या ERMS की वैल्यू है। और ओम्स लॉ के बेसिस पे अगर लिखना चाहें तो आई इज इक्वल टू कैसा लिखते हैं? V/R लिखते हैं। और यहाँ पे V का मतलब ये है कि ERMS, या फिर यहाँ पे जो मैंने वी लिखा था ना, उसको बेटर क्या बेटा, ERMS ही लिख लेना ना। ERMS लिख लेना, या वोल्टेज लिख लेना, ERMS और डिवाइडेड बाई क्या? आर। और यहाँ पे आर के फॉर्म में क्या है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है इसलिए यहाँ पे आर कैसा यूज करेंगे? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज कर लेंगे, एक्सेल की वैल्यू यूज कर लेंगे। तो ERMS अपने पास 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 7.85। इसको सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा कितना? ये 28 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके के इजी इजी टर्म से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो पैटर्न बताए गए हैं ना, उसको किस तरीके से हमें समझना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? जहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं केवल कैपेसिटर। ठीक है। चलो थोड़ा सा बताते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देते हैं कल, है ना। कैपेसिटर का मतलब क्या? एक सर्किट जहाँ पे केवल प्योर कैपेसिटर का मतलब केवल एक कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव मीन्स जिसमें और कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। अच्छा, कैपेसिटर अपने पास अब तीन डिवाइस आ गए ना, एक क्या? रजिस्टर, और इंडक्टर, और एक क्या? कैपेसिटर। ये तीनों ही बेटा ना पैसिव डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैसिव डिवाइस कहलाते हैं, जिनके पास अपनी खुद की सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती, है ना। और तीनों के ही जो प्रॉपर्टी होती है ना, ध्यान से अगर इस डेरिवेशन के बाद कैपेसिटर की भी एक प्रॉपर्टी दिखेगी कि तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है ना। अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, और उन दोनों की जो प्रॉपर्टी की वजह से उनका जो यूनिट आती है वो यूनिट कौन सी आती है? ओम आती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? वोल्टेज सोर्स के साथ। इस वोल्टेज सोर्स की जो सप्लाई है वो क्या है? E इज इक्वल्स टू E0 sin ω t है ना। अच्छा, कैपेसिटर का एक रिलेशन हम लोग को ध्यान होगा ना, वो क्या रिलेशन था? Q इक्वल्स टू क्या? CV। ये वाला रिलेशन ध्यान आ रहा है कि जो कैपेसिटर है ना, कितने चार्ज को स्टोर करेगा, उसको स्टोर करने का जो रिप्रेजेंटेशन था वहां पे हम लोग यूज करते थे क्या? CV। और यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज को किसके फॉर्म में यूज कर लिया गया है? E के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो क्या टर्म यूज करेंगे? CE वाला टर्म यूज करेंगे। ठीक है। ये CE रिप्रेजेंट करेगा क्या? कि कितना चार्ज ये कैपेसिटर स्टोर करता है। ठीक। अच्छा, इस कैपेसिटेंस के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं देखा था कि कुछ अपोजिशन हो रहा हो करंट का, या वोल्टेज का अपोजिशन हो रहा हो, है ना। जैसा नेगेटिव वाला टर्म वहां पे देखने को मिल रहा था, यहाँ पे वो नेगेटिव वाला टर्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। और अगेन हम लोग इस पूरे के पूरे सर्किट में एक चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी हम लोगों ने सप्लाई दी है ई, इससे कितना करंट इस कैपेसिटर से पास हो रहा है ना। ये आई फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आई का एक फॉर्मूला होता है, जब हम लोग करंट पढ़ते हैं ना, तो करंट को डिफाइन करते हैं किससे? आई इज इक्वल टू Q/T से। और देखो यहाँ पे भी क्यू है ना। तो इन रिलेशन का यूज करके हम लोग मेन इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड करेंगे इस तरह के सर्किट में, है ना। और उसके बाद ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि ई का जो रिप्रेजेंटेशन है और जो आई का रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों में क्या वेरिएशन